तो प्यारे बच्चों, हमें हमारी कहानी ऐसी थी। हमने कल जो है ना वो पुली की कॉन्सेप्ट देख लिए थे। हमने इक्वेशन बनाना सीख ली थी कि अगर जो है ना वो इंक्लाइन प्लेन हमारे पास आता है, अगर तो हमारे पास पुली आती है, या अगर तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन आता है, तो उसमें हमें न्यूटन सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करना है, राइट। अब एक और हमारे पास केस है कि जिसको हम कह रहे हैं जिस जो हमारे पास है फ्री फॉल मोशन। ओके, और इस फ्री फॉल मोशन के अंदर भी हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ लग रहा होता है, राइट। ये सम टाइम जो है काइनेमेटिक्स के साथ भी इंक्लूड हो के आता है, इन्वॉल्व हो के आता है, राइट, या इंक्लूड हो के आता है। और सम टाइम ये न्यूटन सेकंड लॉ के साथ आते हैं। तुम्हें बस इसको ध्यान रखना होगा कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंसेस हमारे पास फोर्सेज जो है ना वो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो इस वजह से जो है ना तुम्हें इसको इस हिसाब से सॉल्व करना होगा, राइट। हमने ये कल की क्लास में देखा था कि भैया अगर हमारे पास जो है फ्री फॉल मोशन के अंदर अगर तो ग्रेविटी है सिर्फ, सही है, और कोई चीज़ नहीं है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है तो मोशन जो है वो इस तरह से आपको दिखेगा, सही है। और मोशन का जो मोशन जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है, उसका जो शेप है, साइज है, दैट डजंट अफेक्ट द मोशन, राइट। चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट हो, छोटा ऑब्जेक्ट हो, वो एक ही स्पीड से जो है ना वो नीचे आएगा, राइट, या एक ही एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा, राइट। बट इफ यू हैव द मोशन जिसके अंदर एयर रेजिस्टेंस भी है, विस्कस ड्रैग भी है, यानी एयर रेजिस्टेंस बोले तो एयर के अंदर तुम काम कर रहे हो, या विस्कस ड्रैग लिक्विड के अंदर आप ऑब्जेक्ट आपका फ्री फॉल मोशन के अंदर जा रहा है, तो उसके अंदर जो है वो आपका मोशन किस तरह से होगा, ग्राफ किस तरह से बनेगा, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, उसको जरा देख लेते हैं, आओ। सो अब लेट्स से भाई, बच्चों जरा गौर से देखना प्लीज। तो हमारे पास जो है ना, अगर तो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट तुमने यहाँ से रिलीज किया, राइट, रिलीज फ्रॉम द रेस्ट है। तो ये मैंने ओ लेवल वाले जो हजरात मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये मैंने उन लोगों को भी बताया होगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है भाई तुम लोग के साथ कि तुम लोग भूल गए होगे, कोई मसले की बात नहीं है। सही है, देख लेते हैं, सही है। एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, ओके, रेस्ट से हमने उसको रिलीज किया, राइट। तो अभी जो है उस पे जो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही होगी, दैट विल बी द वेट ओनली, राइट। जो उसकी जो फोर्स लग रही होगी, दैट विल बी द वेट, राइट। अच्छा जी, जैसे ही ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नीचे आएगा, सही है, हम वैल्यूज ले लेते हैं ताकि ना हमें समझने में आसानी हो, सही है। वेट हम ले लेते हैं 10 न्यूटन, सही है, आसानी समझने में आसानी हो, राइट। वेट हम ले लेते हैं 10 न्यूटन, सही है। और हमारे पास जो मास है इसका, वो हम ले लेते हैं 1 kg, राइट, मास हम ले लेते हैं 1 kg, राइट। और हम ग्रेविटी ले लेते हैं 10 न्यूटन पर केजी, राइट। चीज़ें उसको सिंपल एंड आसान रखने के लिए, सही। सो हमने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया फ्रॉम द रेस्ट, 10 न्यूटन पर केजी, 10 न्यूटन की जो है ना उस पर इनिशियल फोर्स लग रही थी, जिसकी वजह से वो नीचे आना शुरू होता है, राइट। रेस्ट से हमने रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास होगी 0, राइट। एक्सेलरेशन एट दिस मोमेंट एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की, राइट। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नीचे गया भाई, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे गया, ये अरे शिट, ऑब्जेक्ट आ गया थोड़ा सा नीचे, सही है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड ड्रैग, और अंडर द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड ड्रैग, तो उसकी वजह से कुछ कुछ एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग जो है वो उस पर जनरेट होने शुरू हो गए, सही है। कुछ कुछ एयर रेजिस्टेंस और कुछ कुछ ड्रैग जो है वो उस पर एक्सर्ट होने शुरू हो गए इन दिस डायरेक्शन, राइट। लेट्स से अभी जो है ना मैं इसको डी कह देता हूँ, राइट, ड्रैग, सही है, एंड दैट हैज अ वैल्यू ऑफ लेट्स से 2 न्यूटन, राइट। अच्छा जी, जब 2 न्यूटन का ड्रैग है, तो बच्चों मुझे बता सकते हो इस केस के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगी? कैन एनीबडी टेल मी इस केस के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों? 8 ms - 2। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आपने न्यूटन सेकंड लॉ लगा लिया, फौरन झटपट आपने न्यूटन सेकंड लॉ लगाया। आपने कहा कि भाई डाउनवर्ड फोर्स विच इज 10 न्यूटन, राइट, माइनस अपवर्ड फोर्स विच इज ड्रैग फोर्स, राइट, इज इक्वल्स टू एम ए, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इस वजह से जो है ना मैंने वेट को पॉजिटिव लिया, राइट। सही हो गया। एंड देन तुमने और क्या किया, तुमने ये कर लिया भाई कि जो है ना 10 - 8 किया, तो यहाँ पे 2 बच गया डिवाइडेड बाई, शिट, सॉरी, 10 - 2 किया तो तुम्हारे पास 8 बढ़ गया, डिवाइड बाय 1 किया, सो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ गई 8 मीटर्स पर सेकंड पे, राइट भाई, ये समझ में आ गया? बच्चों तुम लोग को ये बात समझ में आ गई है? अच्छा जी, अब जब थोड़ा सा और, थोड़ी सी कहानी और नीचे गई आपकी, सही है, गाड़ी थोड़ी सी और नीचे चली गई, सही है। सो तुम्हारे पास क्या हुआ भाई, ड्रैग और थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, सही है, ड्रैग और थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, सही है, हमने ये इंक्रीज कर दिया, सही है। अब इस केस के अंदर लेट से ड्रैग हो गया, क्योंकि देखो तुम्हारी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, सही है, क्योंकि तुम्हारी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, तो ड्रैग थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होगा, राइट, क्योंकि ड्रैग जो है ना मेनली डिपेंड करता है स्पीड पे, राइट। सो जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होगी वैसे वैसे ड्रैग भी इंक्रीज होगा, सही है।
सो अब जो ड्रैग की अब जो ड्रैग की वैल्यू आ गई वो तुम्हारे पास आई, लेट से तो मान लो 6 न्यूटन पर केजी, राइट। 6 न्यूटन, राइट। ये ड्रैग फोर्स है बच्चों, ड्रैग फोर्स है, ओके, कंफ्यूज मत करना, राइट। अब इस केस के अंदर अगर मैं तुमसे एक्सेलरेशन पूछूं तो तुम क्या बोलोगे? W माइनस ड्रैग इज इक्वल टू एम ए, राइट। फिर तुमने क्या, 6 - 10 4, सो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई, राइट। ईमान समझ में आता है? ईमान, ईमान सुन रही हो ना? अच्छा जी, सही है, सेकंड केस ही हो गया। अच्छा, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, एक और नीचे चल लेते हैं, सही है। अब स्पीड और तुम्हारी तेज हो गई है, राइट। ड्रैग तुम्हारे पास और ज्यादा हो गया, सही है। ड्रैग तुम्हारे पास इतना ज्यादा हो गया कि भाई वो 10 तक पहुंच गया, 10 तक पहुंच गया, सही है। 10 तक पहुंच गया, ओके। अरे ऊपर से नहीं मिला ना, सही हो गया। ये आपके पास आ गया ड्रैग 10 न्यूटन तक, सही है। थोड़ी सी जगह की किल्लत हमारे पास हो रही है, सही है। इसको जरा कर लेते हैं ऊपर, एक सेकंड देना। परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, सो ड्रैग हमने पहुंचा दिया 10 न्यूटन तक, सही। और नीचे आ जाए नहीं। अब देखो इसके ना थोड़ा सा अजीब सा मोशन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, सही है। ड्रैग हमने कर दिया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, राइट। एक्सेलरेशन बता सकते हो भाई? बच्चे लोग एक्सेलरेशन बता सकते हो? रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई, राइट। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? वो भी जीरो हो जाएगी, राइट, क्योंकि 10 अपवर्ड है, 10 डाउनवर्ड है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी, राइट। सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है ना फ्री फॉल मोशन है, सही है। अब देखो इस मोशन के अंदर होगा क्या, कुछ चीजें कुछ क्वांटिटीज हैं जो कि इस मोशन के अंदर तुम्हें पता होनी चाहिए, सही है। सबसे पहली चीज है वेलोसिटी, ओके। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई वेलोसिटी के साथ क्या होने वाला है, सही है। ये मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ कि भाई क्वांटिटीज इन फ्री फॉल मोशन, सही हो गया बच्चों। अच्छा जी, तुम्हारे पास वेलोसिटी आ गई। देखो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। कितनों को ये बात समझ में आई? वेलोसिटी विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, राइट। पहली बात नहीं समझ में आई, किसी को भी नहीं समझ में आई? ओके, समझ लो भाई। ये लो, ये देखो, सही। देखो इनिशियली तुमने वेलोसिटी जो थी तुम्हारे पास जीरो थी, राइट। फिर उसके बाद वेलोसिटी हो गई होगी 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। फिर उसके बाद वेलोसिटी हो गई होगी 7 मीटर पर सेकेंड, राइट। फिर उसके बाद वेलोसिटी हो गई होगी 8.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। नाउ सही बच्चों, समझ पा रहे हो? सो तुम लोग देख पा रहे हो कि जो वेलोसिटी है इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट। बट जो डिफरेंस इन वेलोसिटी है दैट इज डिक्रीजिंग, राइट। एंड तुम्हें पता है कि डिफरेंस इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन, राइट। सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, राइट, बिकॉज द वैल्यू इज गोइंग अप, बट नॉट एट अ कांस्टेंट रेट। अगर तो तुम्हारे पास देखो 4 से 8 होती नेक्स्ट टाइम पे तो तुम कहते इट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, राइट। अगर तो ये 4 से हो जाती लेट्स से 10 तो तुम कहते हैं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, ओके। लेकिन यहाँ पे 4 से हो गई है 7 तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इज दैट क्लियर गाइस? ये पहली क्वांटिटी हो गई, सही हो गया। सेकंड क्वांटिटी एक्सेलरेशन, ओके। अब देखो एक्सेलरेशन का सीन ये है कि तुम्हारे पास एक्सेलरेशन का सीन ये है कि भाई तुम्हारे पास जो है एक्सेलरेशन decreases to
जीरो, राइट। अच्छा, यहाँ पे ना वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट until it get constant, until it get constant, right, which is known as terminal velocity, right, which is known as terminal velocity, right। ये हो गया ना हमारे पास। अच्छा जी, एक्सेलरेशन का क्या सीन है? एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू जीरो। देखो एक्सेलरेशन की ना चार कंडीशन होती हैं: इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, देन increasing deceleration, decreasing deceleration, right? These are the four different cases of the acceleration and deceleration, right? और हर केसेस के अंदर जो है ना वेलोसिटी पे डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है, राइट। सो ओवर हियर द वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, राइट। एक्सेलरेशन जब इंक्रीजिंग होती है और जब एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होती है, सो उन दोनों केसेस के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, राइट। बट इफ द डिसेलेरेशन इंक्रीजेस और द डिसेलेरेशन डिक्रीजेस, तो उन दोनों केसेस के अंदर वेलोसिटी डिक्रीज होती है। बच्चों ये बात समझ में आ गई? देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें जिंदगी में काम आएगा, सही है। लेकिन याद रखना कि एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, दोनों केसेस के अंदर वेलोसिटी इंक्रीजेस, राइट। इफ यू हैव द डिसेलरेशन, सो डिसेलरेशन के अंदर वेलोसिटी विल ऑलवेज डिक्रीज, राइट। सो वेदर द डिसेलरेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, राइट। ये हमारे पास दो क्वांटिटी हो गई। बट जो तीसरी क्वांटिटी तुम लोग के पास है, रेजिस्टिव फोर्स या ड्रैग फोर्स, ओके, ड्रैग फोर्स, ओके। अच्छा जी, ड्रैग फोर्स हमारे पास क्या है? ड्रैग फोर्स इज इंक्रीजिंग, राइट, विद इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन है, राइट। ऑल द एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है बट देयर इज एक्सेलरेशन, ओके। सो तुम कह सकते हो कि ड्रैग फोर्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, राइट, ड्यू टू इंक्रीज इन द वेलोसिटी इन द। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये चीज है कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग, अफेक्टिंग द ड्रैग फोर्स, ओके, द ड्रैग फोर्स, सही हो गया। देखो भाई, हमारे पास जो है ना सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि भाई वेलोसिटी, राइट। इफ द वेलोसिटी इज ग्रेटर, द ड्रैग फोर्स विल आल्सो बी हायर, राइट। सो ड्रैग फोर्स एफ डी, सॉरी, डी ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, स्क्वायर से रिलेशन होता है इसका, राइट। अभी क्यों होता है, क्या होता है, डोंट आस्क प्लीज, ओके, जस्ट इग्नोर इट। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी अगर, तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होगी, राइट। इसको स्क्वायर का प्रोपोर्शन अभी छोड़ो, बस अभी तुम्हें रिलेशन पता होना चाहिए, राइट। सेकंड चीज तुम्हारे पास है डेंसिटी, राइट, राइट। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो भी डिसाइड करते हैं। अब डेंसिटी के अंदर मास और वॉल्यूम दोनों आ जाते हैं, राइट। तो अगर तुमने मास कम किया है, तुमने वॉल्यूम कम किया है, दोनों में से कोई चीज, एक चीज बढ़ाई है, तो इट डायरेक्टली इफेक्ट द डेंसिटी, और उसकी वजह से जो है ना तुम्हारे पास इस चीज पे फर्क पड़ने वाला है, राइट। एंड बेसिकली डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रैग फोर्स, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रैग फोर्स, राइट। अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट डेंसर होगा, भारी ऑब्जेक्ट है, तुम उसको हवा के अंदर छोड़ोगे, उस पे फॉरन फॉरन एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसके ऊपर जो है ना वो ड्रैग नहीं काम करेगा, राइट। वो थोड़ा टाइम लगेगा ड्रैग डेवलप होने में उस पे, राइट। सही हो गया। फिर उसके बाद जो है तुम्हारे पास शेप आता है, सही है। हम जो है ना हम शेप को कह सकते हैं, राइट। सही हो गया, शेप, ओके। अब शेप के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, सही है, क्योंकि शेप के अंदर अगर तुम वॉल्यूम को कंसीडर करो, तो जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना कम ड्रैग फोर्स लगेगा, राइट। सही है, सॉरी, जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स होगा, राइट। सो इफ यू हैव द वॉल्यूम, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, राइट। एंड अगर तो तुम्हारा एरोडायनेमिक बॉडी है, राइट, तो ड्रैग फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट, ओके। ये तुम्हारे पास हो गया, अच्छा। एंड इसके अलावा, इसके अलावा 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 अलावा
एटमॉस्फेयर जो है वो अफेक्ट करते हैं, राइट। विस्कोसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओके। विस्कोसिटी, ओके। विस्कोसिटी मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, या तुम जिस मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रहे हो ना वो मीडियम कैसा है, राइट। अब अगर तुमने एक बॉल को पानी के अंदर रिलीज किया, राइट, सो पानी इज लाइक लिक्विड, बहुत उसकी विस्कोसिटी कम है, राइट, उसका जो गाढ़ापन है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, राइट। बट इफ यू रिलीज द सेम बॉल इन द हनी, राइट, अब हनी का टेक्सचर बहुत ज्यादा थिक होता है, राइट, या उसकी जो है ना विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, राइट। जब तुम उसके अंदर रिलीज करोगे तो उसके अंदर होगा क्या कि जो बॉल है, इट वोंट ट्रैवल दैट फार इन द हनी एज इट ट्रैवल्ड इन द वाटर, राइट। तो वैसा नहीं होगा, राइट। सो ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, राइट। इसको हम ईटा कहते हैं, ईटा, सही। एन के नीचे जो है ना थोड़ी सी दुम बना दो, सही है, लंगूर की जैसी दुम बना दो तो ये ईटा बन जाएगा, राइट। इट्स अ ग्रीक लेटर, सही हो गया। और ये हम प्रेशर के चैप्टर के अंदर ये विस्कोसिटी को पढ़ेंगे कि इसका क्या सीन है, सही है। बट फॉर नाउ दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द ड्रैग फोर्स, राइट। और इनमें मैंने बता दिया कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें अगर वो कोई भी चीज इनमें से बढ़ा रहा होगा, यू शुड बी एबल टू मेंशन, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि भाई इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, राइट। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है वेट, एक और फोर्स है तुम्हारे पास, वेट, राइट। वेट तुम्हारे पास कांस्टेंट रहेगा, वेट, राइट। अच्छा बाय द वे याद रखना कि अगर तुमने इनिशियल वेलोसिटी, जैसे हमने इस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी जीरो रखी है ना, अगर तुम इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रखोगे, राइट, मतलब लाइक ओवर हियर इफ वी रिलीज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रॉम सम विद सम वेलोसिटी, राइट, तो इनिशियली जो है ना उसकी ड्रैग आ जाती है इनिशियली भी, राइट। सो ये भी तुम्हारे पास हो सकते हैं, सही हो गया ना। अच्छा जी, वेट इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, सही हो गया बच्चों, इज दैट क्लियर गाइस, इज दैट क्लियर। अच्छा जनाब, अब देखो ये जो फ्री फॉल मोशन है ना, इसके दो पोर्शन है, राइट। फ्री फॉल मोशन के ना दो पोर्शन है, फ्री, दो पोर्शन है, सही है। पहला पोर्शन है कि जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन, उसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, राइट। और दूसरा केस है कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट की कॉन्स्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी है, राइट। सो सो पहला जो है ना पहला जो इसका पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन, सही है। उसमें आप ये कह दोगे कि भाई एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो, राइट। और सेकंड पोर्शन, सही है, एक्सेलरेशन लेसर देन जीरो, सॉरी इक्वल्स टू जीरो, राइट। अगर तो फर्स्ट पोर्शन है, एक्सप्लेनेशन दोनों की आनी चाहिए तुम्हें, राइट। अगर तो फर्स्ट पोर्शन है, सही, तो उसके अंदर तुम ये लिख सकते हो कि भाई ड्रैग increases with increase in the velocity, सही है, ड्रैग इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, सही है। एक सेकेंड, वेलोसिटी, सो resultant force resultant force decreases and hence the acceleration decreases to zero, right, and object fall
विद टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। बच्चों सेंस बन रहा है? बच्चों सेंस बन रहा है? अच्छा जी, आओ। ये एक बात हो गई। सेकंड पोर्शन तुम लोग कह रहे हो। सेकंड पोर्शन के अंदर भाई हम ये कह रहे होते हैं कि भाई ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट। ओके, सो Sir, बोलिए। can you explain the first portion again? बिल्कुल कर देते हैं। ड्रैग एक सेकंड दे दो, बस ये लिख देता हूँ वरना मैं रट्टा लगाए हुए भूल जाऊंगा। ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट, सो द एक्सेलरेशन goes to zero, goes to zero, okay, and the object move with constant velocity, right? अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी ना दोनों ऑब्जेक्ट की अलग अलग हो सकती है, राइट। मे बी किसी ऑब्जेक्ट की हायर टर्मिनल वेलोसिटी हो सकती है, किसी की लोअर टर्मिनल वेलोसिटी हो सकती है, राइट। मैं इसको जरा पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आगे आता हूँ। देखो ईमान, देखें, हमने ये कहा कि पहले तो इसकी वर्डिंग देख लो भाई। ईमान, वर्डिंग देख लो। हमने कहा कि ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वेलोसिटी, राइट। ड्रैग फोर्स क्योंकि डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगी, राइट। रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी उसकी वजह से, और एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी, एंड ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पे मूव करेगा। अब इसको यहाँ पे देख लो, राइट। अब देखो इनिशियली ड्रैग फोर्स इज जीरो, वेट कांस्टेंट था, राइट। जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे आया, ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो गई, 2 न्यूटन हो गई, देन 6 न्यूटन हो गई, देन ड्रैग फोर्स 10 न्यूटन हो गई, राइट। सो ड्रैग फोर्स इज इंक्रीजिंग जैसे ही आप सेकंड स्टेज पे आए हो, थर्ड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे आए, राइट। सो ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो रही है, राइट। जबकि आपके पास जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट इज बेसिकली द वेट माइनस द ड्रैग फोर्स, ओके, दिस गिव्स यू द रिजल्टेंट, राइट। सो रिजल्टेंट आप देख लो, पहले वाले केस के अंदर हमने जब किया 10 - 2 तो 8 आया। दूसरे वाले केस के अंदर हमने 10 - 6 किया तो 4 आया। तीसरे वाले केस के अंदर 10 - 10 किया, 0 आ गया, राइट। सो द रिजल्टेंट फोर्स इज डिक्रीजिंग, राइट। And due to the resultant force being decreased, and it is and the acceleration depends upon the resultant force, so acceleration will also decrease, okay, और उसकी वजह से जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी पे आ गया होगा, okay, ईमान गेटिंग? हम्म। अब देखो सीन ये है कि जो दो ऑब्जेक्ट है ना, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट तुम उठा लो अपने हिसाब से, सही, एक ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट ले लो, सही, एक छोटा ऑब्जेक्ट ले लो, लेट्स से मैं एक बना देता हूँ, पेपर बना देता हूँ, सही हो गया, ये मैंने बना दिया, सही है। अब अगर मैं इस पेपर को नीचे रिलीज करूं, राइट, एंड इट मूव्स लाइक दिस, ओके, और मैं एक स्फेयर को नीचे रिलीज करूं, राइट। अच्छा देखो, मैं एक और चीज बता देता हूँ कि फ्री फॉल मोशन जो है ना, प्रेशर के अंदर दोबारा से थोड़ा बहुत आएगा, इस बल्कि ड्रैग फोर्स वहां पे आएगी दोबारा से, राइट। जो ड्रैग फोर्सेस है ना, ये मुझे बतानी पड़ेंगी, सही है, तो मैं वहां पे भी बताऊंगा, या शायद मुझे यहाँ पे देखते हैं कि क्या सीन है। सही है, क्योंकि इसकी जो है ना ड्रैग फोर्स के तुम्हारे पास फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में हैगा, सही है। सो वो मुझे बताना पड़ेगा, सही है। तो खैर, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ना स्फीयर को रिलीज किया, ओके, स्फीयर को रिलीज किया, ओके। अब जाहिर ही बात है, तुम लोग बता सकते हो कि ड्रैग किस पे ज्यादा लग रहा होगा? कैन एनीबडी टेल मी कि ड्रैग किस पे ज्यादा लगेगा? हाँ जी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वाले पे आप कह रहे हो ड्रैग ज्यादा लगेगा, परफेक्ट भाई। सो फर्स्ट वाले पे ड्रैग ज्यादा लगा दिया आपने। अच्छा जी, अब होगा क्या कि आपके पास जो है फर्स्ट वाला जो है ना वो जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाएगा क्योंकि ड्रैग ज्यादा लग रहा है। सेकंड वाला देर से टर्मिनल वेलोसिटी पे आएगा क्योंकि ड्रैग कम लग रहा है, राइट। सो बोथ विल अचीव द टर्मिनल वेलोसिटी, बट देयर टर्मिनल वेलोसिटी वैल्यू विल बी डिफर फ्रॉम ईच अदर, राइट। समझता है भाई कि नहीं समझता है? अच्छा जी, ये हो गया। अब जरा आगे लेके चलते हैं आपको। हम्म,
ग्रेटर ड्रैग, ड्रैग फोर्स, ओके, सो लोअर टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी लेसर ड्रैग फोर्स एंड आई, ग्रेटर ड्रैग फोर्स है तो लोअर, हाँ सही है, ग्रेटर टर्मिनल वेलोसिटी, ग्रेटर टर्मिनल वेलोसिटी, सही हो गया। सो ये हमारे पास कहानी हो गई। अच्छा जी। यस ब्रो यस। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है, राइट। टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी ना, वो साइज पे, शेप पे, मास पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है, राइट। दीज आर द फैक्टर्स जो कि टर्मिनल वेलोसिटी को पे डिपेंड करती है, राइट। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम है, ईटा है, राइट। एंड अब ईटा का मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर है ना आपका, वो मतलब लाइक अगर दो ऑब्जेक्ट को आप एयर के अंदर रिलीज करो, सो ईटा द एंड रिमेन्स द सेम, राइट। अगर दो ऑब्जेक्ट को आप, एक को पानी के अंदर रिलीज करो, एक को एयर के अंदर रिलीज करो, सो ऑब्वियसली एन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, राइट। वॉल्यूम डिपेंड करता है शेप पे, राइट। तो शेप दोनों के अलग अलग होंगे तो वो डिफर करेगा। डेंसिटी अलग अलग होगी, राइट, तो भी जो है ना ड्रैग फोर्सेस अलग अलग होंगी, राइट। वेलोसिटी अलग अलग होगी, राइट। तो भी मतलब लाइक आपको, आपने एक को जो है ना इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया, दूसरे को आपने थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी, राइट। सो ड्रैग अलग अलग हो जाएगी, राइट। और उसकी वजह से जो है ना वो इनकी ये आपके पास ये बन रहे होंगे, राइट। अच्छा जी, आओ आगे चलो बच्चों। तुम्हें ना इनके ग्राफ रटे हुए होने चाहिए, मतलब इनके ग्राफ तुम्हें ना मुंह जुबानी याद होने चाहिए। अच्छा, एक मोशन आता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ना, वो अगर एयर रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दे तो तुम्हें उसका आना चाहिए भाई एक्सप्लेनेशन, सही है। उसका ऑल दो मैं उसके अंदर बताता हूँ, क्या बोलते हैं अपना वर्क एनर्जी पावर के अंदर मैं बताता हूँ, सही है। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सही है। अक्सर तुमसे पूछा जाएगा। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से होता है, सही है। बट अगर तो उसके अंदर ड्रैग आता है, सो ड्रैग की वजह से ना प्रोजेक्टाइल मोशन को पोली हो जाता है, सही। वो फिर आपको इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस, सही है क्या। सो इसकी ना एक्सप्लेनेशन तुम्हें आनी चाहिए, सही है। प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ड्रैग, सही हो गया। एक्सप्लेनेशन इसकी आनी चाहिए। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें कोई टेंशन नहीं है, बट ड्रैग वाले के अंदर जो है ना, जो नीचे वाला है वो ड्रैग वाला है। उसके अंदर जो है ना तुम्हारे पास एक तो हाइट लोअर होगी, सही है। और दूसरा ये है कि भाई जो रेंज है वो कम होगी, राइट। हाइट और रेंज, राइट, सही हो गया। ये दोनों स्मॉलर होंगी, राइट। अच्छा, उसकी क्या वजह है, एक्सप्लेनेशन लिख लो भाई, ये बहुत 4-5 नंबर में पेपर में आ रही होती है, सही है। सो तुम कह दोगे कि भाई इन द वर्टिकल मोशन, motion the component of the drag force combine with the weight, with the weight and produce greater deceleration, okay, duration. So object achieve lower max height, okay। पहली चीज हो गई, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया किसी को भी नहीं आया, ओके समझते हैं, आओ। देखो बच्चों, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा ना, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ये ऑब्जेक्ट यू मूव कर रहे हैं, राइट। सो तुम्हारे पास जो ड्रैग लग रहा होगा बच्चों, वो तुम्हारे पास लग रहा होगा, ये मोशन आ गया, सही है। तुम्हारे पास जो ड्रैग लग रहा होगा ना,
तुम्हें पता है कि ड्रैग जो होता है वो मोशन के अपोजिट लगता है। ड्रैग बेसिकली रेजिस्टेंस फ्रिक्शन वगैरह की टाइप की होती है, सही। वो मोशन के अपोजिट लगता है, राइट। सो ड्रैग का जो मूव होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, एरो होना चाहिए, दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। अगर तुम इसके कंपोनेंट बनाओ, राइट, किसी ना किसी एंगल पे लग रहा होगा, अगर तुम इसके कंपोनेंट बनाओ, तो उसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा, राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक कंपोनेंट लेफ्टवर्ड होगा, राइट। बच्चों क्या तुम लोग को ये बात समझ में आती है? बच्चों को ये वाली फिजिक्स समझ में आती है? फोर्स का जो हमने ड्रैग का हमने कंपोनेंट बनाया, राइट, ये मोशन की डायरेक्शन है, सही है, ये मोशन है, ओके। सही हो गया। मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगती है, ड्रैग लगती है, राइट। और ड्रैग के हमने दो कंपोनेंट बना दिए, सही है। एक हमने बना दिया ड्रैग का वर्टिकल कंपोनेंट, राइट, और एक हमने बना दिया ड्रैग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। हमें पता होता है कि जो भी फोर्स होती है वो दो कंपोनेंट से, दो अलग अलग फोर्सेस से, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में मिलके बनती है, राइट। सो हम जो है ना, जब भी कोई फोर्स ऐसी होती है कि जो इन बिटवीन द एक्स एंड वाई प्लेन होती है, तो हम उसको एक्स प्लेन और वाई प्लेन के अंदर ब्रेक कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी, अब सीन ये है, अब बच्चों सीन ये है कि हमने जब इसको ब्रेक कर दिया, तो अब हमारे पास ये जो ड्रैग है, ये वाला वर्टिकल वाला जो ड्रैग है, सही, वेट भी इधर को ही लग रहा है, राइट। पहले जो है, पहले इस वाले मोशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेट लगा करता था, ओके। बट इसके अंदर वेट और ड्रैग दोनों लग रहे हैं, राइट। अब जब दोनों दो फोर्सेस हैं, और जब वो दो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा बन जाएगी, राइट। तो हमें पता है कि भाई जब अब तुम वो लिखोगे रिजल्टेंट फोर्स एम ए के लिए, राइट। सो अब तुम क्या कर लोगे, वेट जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, तो नेगेटिव साइन लगा दिया, माइनस ड्रैग फोर्स वो भी नीचे लग रही है, तो तुमने, और डीवी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वर्टिकल को रेफर कर रहा है, कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट। सो दोनों जो है ना, बोथ द फोर्सेस विल गिव यू ग्रेटर डिसेलरेशन। पहले 9.81 की डिसेलरेशन थी, राइट। अब उससे ज्यादा डिसेलरेशन आएगी, राइट, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर resultant force. You'll have the greater deceleration in the system, and that is why it will achieve lower maximum height. बच्चों आप समझ गए हो? बच्चों हाँ ना बोलो प्लीज। यस, बच्चों हाँ ना बोलो प्लीज, समझ गए हो? ओके, यस। परफेक्ट। अच्छा जी, अब आ जाओ, ये हमारे पास हो गया वर्टिकल मोशन के। वर्टिकल मोशन में क्या फर्क पड़ रहा है भाई, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये तुम्हारा आ गया वर्टिकल मोशन, ओके। अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल मोशन की, अगर हम बात करें कि भाई हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या हो रहा है, सही है, उसको भी देख लेते हैं। सो इन द horizontal motion, a component of the drag force decelerate the object, okay, resulting in lesser range। ओके बस, सही है। आज को समझते हैं। अब देखो वर्टिकल मोशन जो विदाउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वो था, यानी ये वाला मोशन था, प्रोजेक्टाइल मोशन था, जिसके अंदर एयर रेजिस्टेंस नहीं थी। ब्लू वाला जो है उसके अंदर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ओके। ग्रीन वाले के अंदर है, ओके। तो जब ब्लू वाले के अंदर एयर रेजिस्टेंस नहीं थी, तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं थी, ओके। और जब कोई फोर्स नहीं थी, तो कोई डिसैलरेशन भी नहीं थी हॉरिजॉन्टली। तो जब कोई डिसैलरेशन नहीं थी, तो वो इतना आगे चला गया था, राइट। बट जो तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है कि जिसके अंदर एयर रेजिस्टेंस है, ड्रैग है, तो उसके अंदर ड्रैग का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लग रहा है, और जब वो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है डिसेलरेशन आ जाएगी हॉरिजॉन्टली भी, राइट। हम पहले ही मान के चलते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, अगर तुमने क्वेश्चन किए होंगे तुम्हें याद होगा कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता था प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, वो कांस्टेंट वेलोसिटी हम मान के चलते थे, राइट। क्योंकि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी वैसे, क्योंकि कोई रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे आ गई रिजल्टेंट फोर्स, जब रिजल्टेंट फोर्स आ गई है, तो उसकी वजह से तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिसेलरेट हो जाएगा। जब डिसेलरेट होगा, तो वो ऑब्वियसली बात है लेसर डिस्टेंस या लेसर रेंज कवर करेगा, राइट। सो ये एक मोशन है जो कि तुम्हें आना चाहिए, राइट। सो ये हमने बता दिया आपको, सही है। इसके अलावा कुछ वर्टिकल मोशन भी आपके पास आते हैं, कि जिसके अंदर जो है ना वो आपको मोशन देखना होता है कि भाई आपके पास जो है ना वो किस तरह से हो रहा है। वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे, तो वो क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सीन है, राइट।
सो ये मेरे पास हो गया, इसके कुछ ग्राफ है भाई, ये रट्टा लगा लो ग्राफ के, सही है। अगर जो तुम्हारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है, बल्कि पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, सही है, वो यूं बनेगा, सॉरी, सही है। ओके, this will be the displacement time graph for the free fall motion, okay। रटा हुआ होना चाहिए भाई, ओके, रटा हुआ होना चाहिए भाई ये ग्राफ, सही। किस तरह से भाई? अच्छा, इस पॉइंट पे बाय द वे, इस पॉइंट पे टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो रही है, राइट? टर्मिनल वेलोसिटी मैं भी एक्सप्लेन भी करता हूँ, सही है। यानी ये वाला जो मोशन है, इस मोशन के अंदर एक्सेलरेशन है, acceleration is greater than zero, and this motion is where the acceleration is equals to zero, राइट? क्यों भाई? तुम्हें पता है कि जब एक्सेलरेशन जीरो होती है तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन से शो की जाती है, राइट? क्योंकि तुम्हें पता है कि ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? एंड सेकंड वाले केस के अंदर जो है वो ग्रेडियंट चेंज हो रहा होता है भाई, सही है ना? समझ लो भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही हो गया। अच्छा जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना, वो तुम्हारे पास, वो देख लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत दफा तुम्हें तंग करने वाले हैं, सो जरा उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाने लगा हूँ। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना, इस तरह से बनता है, सॉरी, या थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे, सही है। थोड़ी बदतमीजी आती है इस ग्राफ में, तो ये तुम्हारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा पूरा, राइट? अच्छा जी, क्यों भाई, क्या क्या मतलब, ऐसे क्यों बन रहा है, उसको भी ये समझते हैं, सही है। अच्छा जी, देखो बच्चों, यार ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेनली ये पैराशूट वाला है, सही है। नॉर्मल जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो इस यहाँ तक होगा, बस सिर्फ यहाँ तक, इस पॉइंट तक, सही है। आगे आगे जो है ना वो पैराशूट का, अगर तो पैराशूट वाला मोशन है ना, तो फिर तुम्हारा पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, वरना फ्री फॉल मोशन का सिर्फ ही होगा, राइट? सो फॉर नॉर्मल, फॉर नॉर्मल फ्री फॉल मोशन, सही है। ये तुम्हारे पास नॉर्मल फ्री फॉल मोशन है, राइट? अगर जो तुम्हारे पास पैराशूटिस्ट हो गए ना, और वो उसने वो किया है, सही है, सो ये बहुत, ये जो दोनों है, ये तुम्हारे पास जो होगा पैराशूट वाला मोशन है, ओके। ओके, ये तुम्हारे पास यार आई आना, तो ये तुम्हारे पास पैराशूट हो जाएगा, राइट? अच्छा जी, और ऑब्जेक्ट ने जो है ना टर्मिनल वेलोसिटी रीच की है इस पॉइंट पे, राइट? ये टर्मिनल वेलोसिटी उसने रीच की, सही हो गया। तो बच्चों, जब तुम्हारे पास टर्मिनल वेलोसिटी उसने रीच कर लिया ऑब्जेक्ट ने, तो तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास आ जाएगा टी बोले तो, टी, ये टी आ गया तुम्हारे पास, राइट? टी, यहाँ पे भी टी ले लेते हैं, सही, टर्मिनल वेलोसिटी, सही है। एंड तुम यहाँ पे जो है ना एक्सेलरेशन होगी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगी इक्वल्स टू जीरो, राइट? और फिर यहाँ पे क्या होता है कि जब जो है ना वो पैराशूट खुलता है तो एकदम से दोबारा से डिसेलरेशन आती है, राइट? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि पैराशूट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो एकदम से डिसेलरेशन बढ़ती है, एकदम से जो है ना ये बिल्कुल स्टीप नीचे आता है, और फिर दोबारा से जो है ना वो इक्वेट हो जाता है, राइट? ये तुम्हारे पास सेकंड ग्राफ हो गया, राइट? बट मेनली तुम्हें ये चीज इतना पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? एंड थर्ड ग्राफ जो है वो तुम्हारा एक्सेलरेशन का है, सही है, वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे, राइट? ये तुम्हारे पास आखिरी चीज है कि जो तुम्हारे पास आ रही है, ये रही एक्सेलरेशन का बच्चों, सिंबल से ग्राफ बन रहा है, बिल्कुल कहानी, कोई टेंशन नहीं, सही। तुम्हारी एक्सेलरेशन स्टार्ट होगी 9.81 से, डिक्रीज हो के जीरो पे चली जाएगी, राइट, लाइक दिस।
सही हो गया। सो एक्सेलरेशन एंड टी, राइट। एंड इस पॉइंट पे वो टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर रहे हैं, राइट। टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। ये तुम्हारे पास, ये तुम्हें मोशन आने, ये तुम्हें जो है ना ग्राफ आने चाहिए, ग्राफ याद होने चाहिए, राइट। मतलब जो है ना, ये अक्सर कभी कभार एमसीक्यू में भी तंग करने के लिए तुमसे पूछेंगे, तो तुम्हें मतलब लाइक फिंगर टिप्स में होने चाहिए, ओके। तो बस ये यहाँ तक हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी हो गई, पूरा न्यूटन सेकंड लॉ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। सही, अल्लाह के फजल करम से न्यूटन थर्ड लॉ थोड़ा सा एक क्लास लगेगी न्यूटन थर्ड लॉ में। नेक्स्ट वीक जो है ना वो हमने फिर वर्क एनर्जी पावर डिस्कस करना है, 2 क्लासेस उसमें लगेंगी, फिर हमने क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो ये देखेंगे अगर मुझे क्वेश्चन मिले सही से, दोबारा से मैं चेक करता हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन सही से मिल पाए देन आई कंपाइल द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। अगर नहीं मिले तो फिर मुझे नहीं मिलते ऐसे क्वेश्चन जो है ना, मैंने पहले भी देखे थे। तो ये प्रॉब्लम था, सही है। खैर बोलो अहमद भाई, क्या बोल रहे हो? क्या आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो है ना, तुम्हें पता है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन तुम्हें पता है डिक्रीज हो रही होती है, राइट। और तुम्हें पता है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा होता है, राइट। सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज बेसिकली इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, राइट, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट। सॉरी, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, राइट। एंड देन टर्मिनल वेलोसिटी पे आके एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई, राइट। यहाँ तक आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ तक समझ में आता है? यस। यस। फिर उसके बाद अब यहाँ से आएगी ना पैराशूट वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर बंदा जो है ना, बंदे ने जो है ना जहाज से छलांग मार दी, राइट। उसने खुदकुशी का मन बनाया हुआ था, सही, जहाज से छलांग मार दी, लेकिन फट्टू था, पैराशूट लेके उतरा था, सही है। तो उसने खोल दिया पैराशूट, खोल दिया उसने, सही। अब जब पैराशूट खोला तो एकदम से जो है ना ड्रैग फोर्स इंक्रीज हुई, क्योंकि पैराशूट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ड्रैग फोर्स इंक्रीज हुई। एंड अब थ्रस्ट उसको लगा, तो उसकी वजह से वेलोसिटी सडनली डिक्रीज हो गई, राइट। सो वेलोसिटी सडनली डिक्रीज हो गई, राइट। एंड देन वेलोसिटी डिक्रीज होते होते अब ड्रैग फोर्स आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है, राइट। ड्रैग फोर्स जो पैराशूट पे लग रही होती है वो एकदम से पहले ज्यादा होती है, एंड फिर इवेंचुअली वो डिक्रीज होते 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 इट बिकम इक्वल विद द वेट, ओके। और जब वो वेट के बराबर हो जाती है देन वेलोसिटी आपके पास अगेन कांस्टेंट हो जाती है, एक लोअर कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, राइट। क्लियर? समझ ना भाई? ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट है, सही है। चलो बस। चलिए भाई, जब आज की कहानी एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तुम लोग से मुलाकात होगी। इस वीक का होमवर्क सिर्फ तुम लोग को वेक्टर के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सही। रोजाना 5-7 क्वेश्चन करते रहो तो तुम्हें जो है ना वेक्टर समझ में आ जाएगा, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो है ना इसको कोशिश करेंगे इस चैप्टर के साथ साथ वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट कर लें, क्योंकि मिल मिला के आ रहे होते हैं। एंड यस, बाकी का भी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे, सही। चले, चले, ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अच्छा, अल्लाह हाफिज। जस्ट वन थिंग। बोले बोले बोले।